हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसके अंदर मैंने आपको उसका वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म बताए थे। वेक्टर फॉर्म जैसा कि मैंने बताया था कि क्या होता है कि कभी भी किसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन अपने को लिखनी है जिस पर एक पॉइंट दिया हुआ है और वो एक अनदर वेक्टर के पैरेलल है, तब आप कैसे लिखोगे। या फिर कभी भी आपको एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है जब वो दो पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और उनका कार्टेशियन फॉर्म भी डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। देन हमने पढ़ा था व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो उसके आगे जो है आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइन मेक्स ओपी मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ मेजर 120 डिग्री विद द वाई एक्सिस एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री, है ना। एक्स एक्सिस के साथ ओपी जो है वो कितना एंगल बना रही है। तो अपने पास कोई ओपी एक लाइन है, ये एक्स वाई और जेड, ये पॉइंट ओ है और ये ओपी, ये तीनों एक्सिस साथ है ना। एक्स देखो एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बना रही है 120 डिग्री, ठीक है। तो मैंने बोला कि ओपी मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 120 डिग्री, करेक्ट है। अगर ये 120 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब L क्या हो जाएगा, लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos 120। cos 120 इज -1/2, करेक्ट है क्या। L इज -1/2। y एक्सिस साथ कितना बना रही है, तो OP मेक्स एंगल विद y एक्सिस, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा cos 60, तो यहां हो जाएगा y बराबर cos 60। cos 60 कितना 1/2, तो m हो जाएगा, सॉरी, है ना, m। तो m इक्वल्स टू 1/2, तो L हो जाएगा -1/2, m हो जाएगा 1/2। और हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। एंड वी नो दैट ठीक है, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1। L स्क्वायर -1/2 आ रहा था, तो ये आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस m आ रहा है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। 1/4 प्लस 1/4 प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1, 1/2 प्लस n स्क्वायर की वैल्यू 1, तो यहाँ से n स्क्वायर की वैल्यू 1/2, करेक्ट है क्या। तो n जो है वो आ जाएगा ±1/√2, ठीक है ना। और 1/√2 इज व्हाट 45 डिग्री, है ना। cos 45 इज 1/2, आइदर 45 और 135, ठीक है ना। तो जो एंगल है तो मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज दैट OP मेक्स एंगल with z axis is 45 डिग्री या फिर 135 डिग्री, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि कोई लाइन यदि अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है, तो वो साथ में पाई माइनस अल्फा एंगल भी बनाएगी। तो यदि प्लस L उसका डायरेक्शन कोसाइन है तो एज वेल एज -L भी डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो यहाँ पर उसी तरीके से जब n की वैल्यू ±1/√2 आ रही है, तो 1/√2 से हम बोल सकते हैं, या तो आप लिखोगे cos 45 और यही चीज़ बराबर होगी cos 135 के, करेक्ट है क्या। तो इसीलिए दो आंसर आ जाएंगे अपने 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, नोट करें।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन अ लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस LMN, let A point x1 y1 z1 and the point B is x2 y2 z2. Now projection of AB on EF. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको मैं दोबारा बनाता हूँ एक बार। जब भी मैंने आपको बताया कि किसी का जैसे वेक्टर में देखा था हम लोगों ने कि किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एंड पॉइंट से, तो ये चीज़ यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसा कुछ, और लेट दिस एंगल इज थीटा, करेक्ट है ना। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज, ये अगर m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोल देते हैं, तो यही डिस्टेंस जो है वो प्रोजेक्शन है, करेक्ट है क्या। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन EF, करेक्ट है क्या। तो दिस इज व्हाट ए बी कॉस थीटा, भाई कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है दिस इज ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा। तो अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, ये क्या आ जाएगा अपने आप में, ये वाला जो पार्ट है ना दिस इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। यही चीज़ जो प्रोजेक्शन है सेम है ना, तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ई एफ, करेक्ट। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन ई एफ लिख लें, प्रोजेक्शन of AB on EF is AB cos theta। अब दो आपको थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो दोनों के बीच एंगल निकालना आना चाहिए, ठीक है। और ए बी अपने को पता ही है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, कैसे निकालोगे भाई। ए पॉइंट दिया हुआ है ना भाई, पॉइंट ए दिया हुआ है, देखो पॉइंट ए कितना दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1 z1, पॉइंट बी दिया हुआ है x2 y2 z2। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं आपसे व्हाट इज ए बी, तो आप बोलोगे ए बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। आप ए बी राइट डाउन करें पहले, ठीक है, फिर बात करेंगे हम कॉस थीटा की। तो ये थ्योरी जो है पार्ट एक बार लिख लो, आप लिख लो ये हेडिंग जो है थ्योरी पार्ट, और ये डायग्राम बना लें, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लिखा होगा आपने। अब देखें ए बी निकाल लिया, अब अपने को ए बी पता है, अब अपने को कॉस थीटा लिखना है। तो आप सोचो कॉस थीटा का मैंने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बताया था कि अगर थीटा पता है तो आपको कैसे लिखना है। एक तो होता है कि L1 इंटू L2 याद आ रहा है, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, करेक्ट है। इस तरह का एक चीज़ हमने बताई थी मैंने आपको, तो आप उसकी हेल्प से ही लिख सकते हो, करेक्ट है ना। तो देखो तो यहाँ से ए बी जो है वो क्या है, ए बी तो अपना ये दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इंटू व्हाट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा समझें भाई, ये जो है ना इस EF, इसके तो डायरेक्शन कोसाइंस पता ही है अपने को, LMN, इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या पता है, LMN। तो L इंटू, समझ रहे हो, L इंटू x2 माइनस x1, दूसरे का क्या हो जाएगा, क्लियर है ना भाई।
L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस n इंटू z2 माइनस z1 अपॉन सेम चीज़। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ। देखो यही चीज़ अपने को मिल जाएगी, करेक्ट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए बी तो अपने को पता ही था, ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ यहाँ पे लिख जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना। और cos थीटा इज व्हाट भाई x2 माइनस x1 इंटू एल, करेक्ट है क्या, प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन, ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना, लिख लें। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द अनदर लाइन, ठीक है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन दूसरी वाले के ए बी एल एम एन दिए हुए हैं। आगे देखते हैं, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। में दो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट है -1 0 एंड 3 एंड द अनदर पॉइंट इज 2 5 1, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का प्रोजेक्शन किसी लाइन पर जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, whose डायरेक्शन रेशियोज आर 6 to 3। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, कोई भी रियल विद द सेम प्रोपोर्शन इन द विद द डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L/6, ठीक है ना, L/6 इज इक्वल्स टू M/2 इज इक्वल्स टू N/3। इज इट करेक्ट, ठीक है ना भाई। अब L बराबर होता है क्या है, L बराबर होता है A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M बराबर होता है B अपॉन समथिंग और N बराबर होता है C अपॉन समथिंग, ये जानते हो। तो यहाँ से LMN की वैल्यू क्या आएगी वो देखो, L बराबर आ जाएगा A अपॉन तो 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो L बराबर होता है 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49। तो L बराबर आ जाएगा 6/7, करेक्ट। L अगर 6/7 है तो L तो आ गया 6/7, तो M कितना आ जाएगा 2/7 एंड 3/7। M आ जाएगा 2/7, M आ जाएगा 2/7
n आ जाएगा 3/7। तो यहाँ पर मुझे LMN की वैल्यू पता लग गई, ठीक है ना। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अभी आपने देखा, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू, है ना। सो द प्रोजेक्शन इज, इसलिए प्रोजेक्शन जो आ जाएगा, चलो मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिख लेता हूँ यहीं पे, x1 y1 z1 जो पॉइंट है ये कितना है, और x2 y2 z2 कितना है वो देखो। तो x1 y1 z1 अगर ध्यान से देखें तो -103 एंड 251, ये है -103 और ये है 251, ठीक है ना। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं अपने को। सो प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी वो देख लेते हैं। प्रोजेक्शन आ जाएगा L इंटू, है ना, L कितना आया 6/7, तो 6/7 इंटू x2 माइनस x1 2 + 1 प्लस m इंटू 2/7 इंटू y2 माइनस y1 5 - 0 प्लस 3/7 इंटू, ठीक है, 1 - 3। ये आ जाएगा आपका प्रोजेक्शन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 6/7 2 + 1 3 प्लस 2/7 इंटू 5 प्लस 3/7 इंटू -2, ये कुछ हो जाएगा 18/7 10/7 -6/7 28 - 6, ठीक है ना, 18/7। सॉरी मैंने कुछ गलत किया शायद, ये कितना हुआ 28, हाँ 22 आया, 22/7 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 22/7 इज द राइट आंसर, ठीक है, नोट करें। No.
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है वो है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। तो कह रहा है लेट द टू लाइंस हैव देयर डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, दो लाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइंस गिवन बाई L1 M1 N1 and L2 M2 N2 respectively, then they are perpendicular if theta equals to 90 डिग्री, है ना भाई, पता ही है थीटा 90 में परपेंडिकुलर होंगी, दैट इज कॉस थीटा बराबर 0। अपने को पता है ना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और ये चीज़ मैंने बता भी दिया था शायद पहले आपको, तो वही रिजल्ट लिखा हुआ है, तो चीज़ आप लिख सकते हैं भाई, वो 0 हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाएगा। और टू लाइन्स आर पैरेलल इफ थीटा इक्वल्स टू 0, अगर लाइनें पैरेलल हैं तब थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 मतलब साइन थीटा साइन 0, तो साइन 0 0, तो उस केस में ये रिजल्ट बनता है L1 अपॉन L2। तो डायरेक्टली हमें ध्यान ये रखना है कि कभी भी दो लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 दिया हुआ है, सेकंड लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 दिया हुआ है, तो अगर लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 होगा, और यदि लाइन पैरेलल हैं तो L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 होगा। करेक्ट है, नोट करें। ठीक, आगे देखो, कह रहा है इफ इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस की जगह पर अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 दिए हुए थे, अगर L1 M1 M1 ना दे करके उसके डायरेक्शन रेशियोज की बात कर दी है, उसने एक का डायरेक्शन रेशियो बता दिया है A1 B1 C1 और दूसरी का डायरेक्शन रेशियो बता दिया है सेकंड का A2 B2 C2, ठीक है ना, आर गिवन, देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगी यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर होगी, लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होगा, ठीक है, और पैरेलल है तो वही सेम चीज़ A1 अपॉन A2 प्लस B1 अपॉन B2 प्लस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होगा। ये रिजल्ट जो है ध्यान रखेंगे, नोट करें। अब अगला जो है नेक्स्ट इज प्लेन, है ना, अभी तक आप लाइन के बारे में देख रहे थे 3D के अंदर, अब जो है नेक्स्ट इज प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, डेफिनेशन जो है इस तरह से समझ सकते हो, ज्योमेट्रिकल लोकस इज अ प्लेन, ठीक है, कंडीशन क्या है, सच दैट P एंड Q आर एनी टू पॉइंट्स ऑन द लोकस, P और Q कोई दो पॉइंट है लोकस पे, देन एवरी पॉइंट ऑन द लाइन PQ इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द लोकस, ठीक है। इसको समझेंगे कैसे, जैसे कि मान लो भाई ना, ये कोई प्लेन है, लेट्स से दिस इज द प्लेन, ठीक है, और जैसे कि हमने ये देखा था ना,
करेक्ट है। तो ये जो है ना, ये अपने आप ये क्या है, दिस इज एक्स बाई प्लेन, ये एक प्लेन है ना। अगर हम एक्स और वाई दो एक्सेस से मिला के, दिस इज एक, ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये एक वाई जेड प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है, ठीक है। इसकी इक्वेशन वगैरह कैसे लगेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ प्लेन की। तो इक्वेशंस ऑफ प्लेन का मतलब है द इक्वेशन ऑफ एवरी प्लेन इज द फर्स्ट डिग्री, है ना। किसी प्लेन की इक्वेशन जो होती है, कुछ जो पॉइंट है वो जरूर नोट करें। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, एवरी प्लेन इज ऑफ द फर्स्ट डिग्री, दैट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी बाय प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, जो किस फॉर्म में होगी, इस तरह से। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस बी बाय प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये नोट करेंगे। इन विच ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, जहाँ पर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे जीरो नहीं हो सकते, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। जब कोई प्लेन जो है वो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, जैसे कि लेट ए बी अ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन एंड एन बी द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, करेक्ट है ना। देन इट्स वेक्टर इक्वेशन इज गिवन बाय। अब इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से कह रहा है कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, जैसे कि इस प्लेन की इक्वेशन जो है वो लिखनी है, ठीक है। अब इस प्लेन में कोई एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और एक जो है वो एन वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, है ना। इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो एक वेक्टर है एन कैप, शायद एन वेक्टर यूनिट वेक्टर है एन, ठीक है ना, एन वेक्टर सॉरी, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। तो सबसे पहले क्या करना है, एक वही पॉइंट, मैंने एक जनरल पॉइंट आर कंसीडर किया इस पॉइंट पे, जिसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो अगर ये है, अगर ये नॉर्मल वेक्टर, समझना, अगर कोई वेक्टर प्लेन के नॉर्मल है, इफ द वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन, इसका मतलब यदि कोई वेक्टर जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो उस पर आने वाले किसी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। दिस मीन्स कि जो एन वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए आर वेक्टर, है ना। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एन वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए आर वेक्टर पर, और यदि दो वेक्टर कभी परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा कॉस 90 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट एन वेक्टर डॉट ए आर वेक्टर ये 0 होगा, और दिस इंप्लाइज दैट एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हैं एन वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस एन वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0। This implies that r vector dot n vector is equals to a vector dot n vector. This is the equation of the plane of the given condition, है ना। अगर ये कंडीशन दी हुई है तो आप प्लेन की इक्वेशन क्या लिखोगे, आप प्लेन की इक्वेशन लिखोगे r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। नोट करें, ठीक है। जहाँ पर a डॉट n को कांस्टेंट बोल दिया गया है, d से रिप्रेजेंट किया, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो r डॉट n बराबर d भी लिखा सकता है, पर आप चाहे तो वही याद रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नोट करें, कंडीशन जरूर ध्यान रखेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, व्हेन द प्लेन इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हेन द प्लेन इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। देन कैसे ड्राइव करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, ये डायग्राम आप बना लें। और भी इसी बात है ना भाई, आपके पास एक पॉइंट दिया है और उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है, तो अगर हम वहाँ पर एक पॉइंट इस तरह से लेते हैं कि वो द पॉइंट इज ऑन द प्लेन, अनदर पॉइंट विच इज आर
जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा उस परपेंडिकुलर वेक्टर का ए आर वेक्टर के साथ वो 0 रिजल्ट देगा, क्योंकि बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हो। अब मैंने ए आर वेक्टर को कैसे लिखा, आर माइनस ए, तो इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a fixed point, passing through a fixed point A, ये है कुछ। ठीक है, नोट करें। ठीक है, नोट करते हैं, आगे देखें। नेक्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म। क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म? इफ द पॉइंट ए इज x1 y1 z1, है ना, जो पॉइंट ए है उसका इस तरह से दिया हुआ है, पॉइंट ए, तो कार्टेशियन फॉर्म समझें। कह रहा है कि यदि वही पॉइंट जो है वो ए इस तरह से लिखा हुआ है, इस बार जो पॉइंट ए है वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है x1 y1 z1, एंड एन वेक्टर जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, एन वेक्टर लिखा हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये लिखा हुआ है। देन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। नोट करते चलें साथ में ही। ठीक है, वेक्टर फॉर्म आपने देखा, वेक्टर फॉर्म क्या था, r डॉट एन इक्वल्स टू a डॉट एन। सिमिलरली यदि कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए यदि पॉइंट जो है वो x1 y1 z1 दिया हुआ है और n वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी, उस केस में प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन होगी a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 इंटू सी इंटू जेड माइनस z1। ठीक है ना, ये आप लिख लें। नेक्स्ट जो देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू एक्सेस, है ना। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट इज इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द एक्सेस, है ना। प्लेन्स की इक्वेशन लिखनी है जो कि एक्सेस के पैरेलल हैं, तो ये चीज़ें अपने को पता ही होती हैं। जैसे मैं रीड कर रहा हूँ, इफ़ ए इक्वल्स टू 0, जो मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज फर्स्ट डिग्री, है ना, इन वेरिएबल जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। अब वो कह रहा है यदि ए बराबर 0 है तो ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल होगी, ये प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ए वाला अगर 0 है तो प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 आ जाएगा। भाई अगर ए की वैल्यू 0 रखोगे तो ये मिल जाएगा, ए एक्स पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू वाई पैरेलल टू जेड, वाई के पैरेलल होगा तो ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 मिल जाएगा, और अगर जेड एक्सिस के पैरेलल होगा तो ए एक्स प्लस बी बाय प्लस डी बराबर 0 मिल जाएगा। करेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें नोट करें।
नेक्स्ट देखो कह रहा है, अगला जो है कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है प्लेन की, सेम जैसा लाइन के केस में देखा था वैसा ही होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ए बी सी फ्रॉम एक्स, मतलब ऐसा प्लेन जो कि एक्स वाई जेड तीनों पर रिस्पेक्टिवली ए बी और सी इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। नोट करें, प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 लिख लें। यही है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगला देखें क्या कह रहे हैं नेक्स्ट। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, इफ n इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, जैसा दिख रहा है ना, दिस इज द यूनिट वेक्टर है जो कि प्लेन के नॉर्मल है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, करेक्ट है। एंड आगे क्या कह रहा है, पढ़ो। फ्रॉम द ओरिजिन एंड d with the perpendicular distance of plane from the origin, then its vector equation is r dot n equals to d, ठीक है। ये इस तरह से लिखा जाता है, r vector dot n cap is equals to d। this is the vector equation, vector form of the वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर। यदि n इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ये कोई प्लेन है, इसके नॉर्मल वेक्टर है इस तरह से, ठीक है, ये कोई प्लेन है, इसके नॉर्मल वेक्टर है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो n वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो n इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है, ठीक है। तो प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, देन इट्स वेक्टर इक्वेशन इज r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d एंड द कार्टेशियन फॉर्म इज रिटन एज, है ना, कार्टेशियन फॉर्म लिखा जाता है, पढ़ लें एक बार। इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज p, ठीक है, and the direction cosines of the perpendicular are given as L, M and N, then the equation of the plane is Lx plus My plus Nz equals to P, करेक्ट है। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है, वो होता है Lx plus My plus Nz equals to P। लिखो, जैसे हम 2D में लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन देखते थे ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, ऐसे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सी कंडीशन दी होगी, है ना, तो उस जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। और ये परपेंडिकुलर कहाँ से, ओरिजिन वाले पॉइंट से, देखो कंडीशन लिखा हुआ है ना, दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया फ्रॉम द ओरिजिन,
ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंड डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, डी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो दैट इज डी है, ठीक है ना। तो उसकी वेक्टर इक्वेशन ये लिखी जाएगी और कार्टेशियन फॉर्म ये लिखा जाएगा, नोट करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अब ये देखो एक और टाइप है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की बात कर रहा है तो वेक्टर फॉर्म, यदि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर, यहाँ सब भी वेक्टर लगा लेना, दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा रिस्पेक्टिवली, देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो उस केस में जो वेक्टर इक्वेशन होगी प्लेन की वो ये होती है, आर एक मास्टर पॉइंट लिया है अपन ने कुछ इस तरह से ना प्लेन पे ही, तो आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस आर बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हो ना, आर बी सी प्लस आर सी ए, ये बराबर आ जाएगा ए बी सी के, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा है इस कंडीशन पे बोलेंगे दिस इज द वेक्टर फॉर्म, है ना। किसकी जब इक्वेशन जो है वो 3 पॉइंट, सॉरी प्लेन जो है वो 3 पॉइंट से पास करेगा। इसका कार्टेशियन तो आसान है, कार्टेशियन कुछ नहीं है, 3 भाई अपने को पॉइंट दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1, एक पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 z2, एक पॉइंट दिया हुआ है x3 y3 z3। उस केस में ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। कौन सा डिटर्मिनेंट, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यहाँ हो जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म जो होता है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो दे रखे हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट है ये वाला x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, ये डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म एंड दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है अपना, कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस दिस। जस्ट अभी देखा तुमने,
ठीक है, क्या देखा कि 3 पॉइंट से पास होने वाले वेक्टर प्लेन की वेक्टर इक्वेशन के लिए आप चाहें तो इससे सॉल्व कर दें, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक और तरीका है करने का, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे कर लो, जैसे कि अपने को पता है कि अगर कोई प्लेन जो है किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जब अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर कर लूँ, सुनना, इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं प्लेन को इस पॉइंट से पास करा दूँ, मैं कहूँ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2, -1, तो क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, करेक्ट है ना। तो दिस इज x1 y1 z1, दिस पॉइंट इज व्हाट, x1 y1 z1। तो हमने क्या देखी थी इक्वेशन, a इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस x1 इज व्हाट 2 प्लस b इंटू y माइनस y1 और c इंटू z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये क्या है, ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। मेरी बात समझते हुए चलना, ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। नाउ यदि मैं, मेरा प्लेन चूंकि इन दोनों पॉइंट से भी पास कर रहा है, प्लेन इज पासिंग थ्रू एंड प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंड द प्लेन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 342 एंड 706। प्लेन जो है वो इन पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो प्लेन यदि इन दोनों पॉइंट से भी पास कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट भी इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। सो है ना, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स की जगह क्या 3 - 2, a इंटू 3 - 2 है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा a इंटू 3 - 2, करेक्ट है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छा आ गया, हाँ, a इंटू 3 - 2 प्लस b इंटू 4 - 2 प्लस b इंटू 4 - 2, a इंटू 3 - 2 प्लस b इंटू 4 - 2, ठीक है ना। आगे क्या है, c इंटू 2 + 1, c इंटू 2 + 1 प्लस c इंटू 2 + 1 इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये इक्वेशन मिलेगी, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0। एक तो ये मिलेगा, इसको मैंने बोल दिया। एंड और क्या है, क्योंकि तीसरे पॉइंट से पास कर रहा है तो तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। 7a इंटू 7 - 2, a इंटू 7 - 2, a इंटू 7 - 2 प्लस b इंटू, आई होप 0 - 2 ही आएगा, है ना, 0 - 2 प्लस c इंटू 6 + 1 प्लस c इंटू 6 + 1 प्लस c इंटू 6 + 1, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इंटू 5 - 2b प्लस 7c ये बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगी। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके a b c निकालूं और पहले वाले में डालूं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, ठीक है ना। सो फॉर सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो। तो इसको इक्वेशन मैंने पहले कोई नाम दिया अभी तक, चलो इसको बोल देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड है। ये जो है सेकंड है और ये थर्ड है। बाय सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड
बाय सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड। अगर मैं सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, ए अपॉन, ठीक है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 7 14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूँ, और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बराबर बी अपॉन कितना, बी अपॉन बी में ये वाला छोड़ोगे, ठीक है ना, तो 3 5 15 है ना, बी में छोड़ा तो 3 5 15 माइनस 7, ठीक है ना, बराबर सी अपॉन सी में छोड़ा तो क्या आएगा, 1 इंटू -2 -5 इंटू 10, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसको बराबर लैम्डा रख लो, तो a बराबर 20 लैम्डा, ठीक है, कॉमा b बराबर आ जाएगा 15 - 7 8 लैम्डा, और c बराबर आ जाएगा माइनस का 12 लैम्डा। तो ये सारी वैल्यू जो आ रही हैं, इन वैल्यू को अगर मैं रिप्लेस कर दूं कहाँ, इक्वेशन 1 में, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 1, इसको अगर हम 1 में रख दें तो देखो जैसे 1 में रखते हैं तो क्या आएगा, 1 में रखने पे क्या आएगा, मैं फाइनली यहाँ रख रहा हूँ ना, यहाँ पे चलो आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आंसर इज हियर है ना, आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो देखो क्या आएगा, a इंटू ए की वैल्यू, एक बारी मैं सारी वैल्यू उठा लेता हूँ यहाँ से, 28 और -12, 28 -12, तो 20 लैम्डा x -2 प्लस 8 लैम्डा y -2, 28 -12 लैम्डा z प्लस 1, ये बराबर 0, लैम्डा हर जगह से उड़ा दो तो कितना हुआ, 20x -40 प्लस 8y -16 -12z और -12, ये बराबर 0। तो ये जो है ना, आप इसको अरेंज कर लेंगे, ये आपकी फाइनल इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। ये तो आपका मेथड 1 है। एक तरीका तो ये है सोचने का कि आप इस तरीके से सोच सकते हो, और अगर मतलब ये भी अप्रोच पता होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं सोच रहे हो, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, उससे भी मैं ट्राई करता हूँ, उससे मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो लिखें, पहले ये लिखें, नोट करें, ठीक है। दिस इज एक अप्रोच है ये भी, कि आपको 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो आप क्या करो, किसी एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन की जो कंडीशन हमने पढ़ी है वो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी, यहाँ से आप एक इक्वेशन लिखो। अब क्योंकि ये प्लेन बाकी 2 पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई कराऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से 2 और इक्वेशन मिलेंगी, तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी में रिलेशन मिलेगा लैम्डा की फॉर्म में। किसी भी पैरामीटर ले लो, कोई अननोन के ले लो या कुछ भी ले लो, तो वो ए बी सी जब मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट, ठीक है। तो पहले ये नोट करें, फिर मैं जो अभी जस्ट हमने देखा डिटरमिनेंट वाला वो भी हम देखेंगे।
ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपने लिख ली। अब देखें इसका मेथड सेकंड आंसर ज़रूर लिख लें। इसका मेथड सेकंड क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं एक बारी, ठीक है ना। मेथड सेकंड के लिए मैंने आपको बताया डायरेक्टली अगर कभी प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो सिंपली है ना x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर इस तरह से लिखना है। तो इस केस में क्या करोगे आप, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट सॉल्व कर लो। x माइनस x1 टू y माइनस y1 टू z माइनस z1 x2 माइनस x1 एक मिनट, हाँ x2 माइनस x1 x3 माइनस, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 है ना। x2 माइनस x1 क्या है, यहाँ पे लिख लो आप x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो यहाँ से x2 माइनस x1 3 माइनस 2 y2 माइनस y1 4 माइनस 2 z2 माइनस z1 2 प्लस 1 x3 माइनस x1 7 माइनस 2 y3 माइनस y1 0 माइनस 2, ठीक है ना। और z3 माइनस z1 6 प्लस 1। ये डिटर्मिनेंट को 0 रख के सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट बन क्या रहा है, डिटर्मिनेंट बन रहा है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो डिटर्मिनेंट जो बन रहा है आपका वो बनेगा x माइनस 2 y माइनस 2 z माइनस 1, x माइनस 2 y माइनस 2 z प्लस 1, ठीक है ना। और क्या बनेगा इधर 1 2 3, यहाँ बनेगा 1 2 3, इधर क्या बनेगा 5 माइनस 2 7, यहाँ बनेगा 5 माइनस 2 7। इसको 0 के बराबर रख दो। तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 ज़ा 14 माइनस 6, तो 14 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस y माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो दिख रहा है कुछ वैसे डेटा बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 प्लस डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम यहाँ माइनस साइन आएगा, प्लस z प्लस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 10, ठीक है। याद आ गया, यही चीज़ बन रही थी, ये बराबर 0 आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो वही क्वेश्चन आ जाएगी जो वहाँ से आई थी। ये कितना आ रहा है देखो 20 इंटू एक्स माइनस 2, याद आया, प्लस 8 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 12 इंटू जेड प्लस 1। बिल्कुल सेम इक्वेशन जो वहाँ से आई थी सेम इक्वेशन यहाँ से आएगी, पर ये मेथड सेकंड है। ये डायरेक्ट अप्लाई करना चाहो तो यार, पर वो तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि उस तरीके से भी आप प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो, तो ठीक है, नोट करें। ये मेथड सेकंड है, अप्रोच। डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो भी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, पर जानना चाहिए अपने को।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज कि अ प्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन ए बी सी, है ना। एक प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस को 3 पॉइंट पे मीट कर रहा है, ए बी सी, सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, तो उन पॉइंट्स को मिलाने से एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो है वो पी क्यू आर है। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज, कुछ कंडीशन समझ रहे हो, जैसे अगर मैं रफली एक आइडिया दूं आपको, तो ऐसा कुछ है ना, ये प्लेन है, ये जो प्लेन है वो एक्स वाई जेड एक्सेस को, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस को, मैं प्रॉपर तो एग्जैक्ट नहीं बना सकता पर एक रफ स्केच है, कुछ इस तरह से कहानी रही होगी। अब ये 3 जगह पे कट कर रहा है, दिख रहा है तीनों पॉइंट, अगर मैं तीनों पॉइंट को मिला दूं, तीनों पॉइंट क्या है, एक पॉइंट तो ये होगा, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। इफ आई ज्वाइन ऑल दीज 3 पॉइंट्स, यदि मैं इन तीनों पॉइंट को मिलाऊं कुछ इस तरह से, तो एक ट्राइंगल जैसा बनेगा ए बी सी, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो है वो, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहीं जी होगा, और ये जी के जो पॉइंट हैं वो दे रखे हैं पी क्यू आर। इज इट क्लियर? इस तरह से कंडीशन दे रखी है। तो कह रहा है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, तो कह रहा है शो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, ये प्रूव करना है अपने को, x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू प्लस जेड अपॉन आर इज इक्वल टू 3, ये जो है प्लेन का इक्वेशन होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो आप तो एक बात सोचो कि यदि मेरा प्लेन है ना, इफ द प्लेन इज टचिंग ऑल द एक्सेस, मतलब और सारे एक्सेस को कट कर रहा है, तो पॉइंट ए क्या होगा, मैं पॉइंट ए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, करेक्ट है क्या? हाँ, पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट सी क्या होगा। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ए कॉमा, भाई एक्स एक्सिस पे वाई जेड 0 होंगे, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा 0,0, समझ में आ रही बात। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,b,0, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 0, C। These are the coordinates of the point ABC. Is it correct? Point ABC के कोऑर्डिनेट ये होंगे। अब आप सोचो कि अगर मैं इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग G लिखने की कोशिश करूं, तो सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड्स आर, मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ए पॉइंट होगा a,0,0, पॉइंट बी होगा 0,b,0, और पॉइंट सी, ए बी सी आर को एनोनिमस पॉइंट है उस प्लेन पर, है ना, तो ये हो जाएगा 0,0, C। So the points of the so the coordinates of the centroid are, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, G, ये पॉइंट हो जाएगा कितना भाई, a प्लस 0/3, 0 प्लस b प्लस 0/3, 0 प्लस c/3, तो ये हो जाएगा a/3, b/3, c/3, तो ये हो जाएगा a/3, b/3 और c/3, ये हो जाएगा, ठीक है ना, a/3, b/3, c/3। अगर ये सारे पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, तो a/3 किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा, a/3 p के बराबर होगा, b/3 q के बराबर होगा, एंड c/3 r के बराबर होगा। तो a बराबर 3p हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 3p, b बराबर 3q और c बराबर 3r, ठीक है, ये हो जाएगा। और अपने को पता है कि एक ऐसा प्लेन, यहाँ पर लिख दूँ, चलो पहले ये वाला पार्ट आप नोट करो, फिर इसके बाद मैं आगे लिखता हूँ, ये वाला पूरा पार्ट लिखो, पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से लिख लो, ये डायग्राम बना लो, क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। क्वेश्चन है, पढ़ दे रहा हूँ, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन द ABC सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज अ पॉइंट PQR, शोड दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस, है ना, x/p, y/q और z/r इक्वल्स टू 3।
ठीक है, ये लिखा होगा। इधर वाला पार्ट जो है वो मिटा रहा हूं, तो देखें अब देखो क्या कह रहा है। और अच्छा, हमें ये पता है, वी नो दैट equation of plane which intercepts on axes A B C respectively, है ना, ऐसा कुछ, is क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c, है ना, ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल्स टू 1, है ना, करेक्ट है, याद आ रहा है, इक्वल्स टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये पढ़ चुके थे हम, ये मैंने पढ़ा है अभी, ये होती है। और यहाँ से अभी आपने ए को 3p रखा है, और तो ये रिजल्ट जो है, ये वाले रिजल्ट, अगर मैं ये वाले रिजल्ट इसमें अप्लाई कर दूं, सो हमें क्या मिलेगा, सो वी गेट x अपॉन, देख रहे हो, a की जगह 3p, y की जगह 3q, z की जगह 3r, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज दैट x बाई p प्लस y बाई q प्लस z बाई r इज इक्वल्स टू 3। यही प्रूफ करना था, और यही है, ठीक है, यही अपना आंसर है। इस तरीके से नोट कर लें, यही था, ठीक है। ये तो वैसे पता ही है ना, ये वाला पॉइंट चलो मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ। ये पॉइंट जो है वो क्या है, दिस पॉइंट इज a, 0, 0, है ना। दिस वाला, ये वाला पॉइंट क्या है, 0, b, 0, एंड दिस पॉइंट इज 0, 0, c। लिख लें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, ये एक और टॉपिक देखते हैं आज के लिए। तो दो प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, पहले प्लेन की इक्वेशन ये लिखी हुई है। ठीक है, दो प्लेन के बीच एंगल, चलो एक बार रीड कर लेते हैं पहले। r dot n1 equals to d1 is the equation of first plane. Another plane equation is r dot n2 equals to d2. Be two planes. The angle between these planes and the angle between their normals. भाई प्लेन के बीच में वही एंगल होगा जो उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा। तो cos थीटा बराबर n1 n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 n2। करेक्ट भाई, डॉट प्रोडक्ट से निकाला और कुछ नहीं किया। तो सिंपली आप इसको समझो ऐसे, मान लेते हैं कि r डॉट n1 इज इक्वल्स टू d1,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन। ये कोई प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है ना। इसका नॉर्मल जो है वो कुछ इस तरह से है, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर। एक और प्लेन है कोई, ठीक है, एक और प्लेन है, कुछ इस तरह से होगा। लेट्स से कि ये एक और प्लेन है, तो इन प्लेन के बीच में एंगल की अगर आप बात करोगे ना, इन प्लेन के, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इन प्लेन के एक रफ आइडिया यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। इन प्लेन के बीच में अगर आप एंगल की बात करोगे, इन प्लेन के बीच में एंगल की बात करोगे, अच्छा इसके नॉर्मल वेक्टर ये है, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर विच इज n2 वेक्टर, ठीक है। तो जो एंगल थीटा है, यानी कि जो नॉर्मल्स के बीच में जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन जो नॉर्मल्स होगा। अच्छा इस प्लेन की इक्वेशन, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। सेकंड प्लेन क्या कह रहा है, सेकंड प्लेन कह रहा है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अनदर प्लेन, है ना। तो वो कह रहा है cos थीटा क्या होगा, cos थीटा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो यहाँ पर ये चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और एंगल, या ऐसे बोलो उसको, उसी बात को, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल बोलो। तो अपने को पता है ना, लेट द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स इज थीटा, लेट द एंगल्स बिटवीन देयर नॉर्मल इज थीटा। यदि उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल थीटा है तो क्या होगा, n1 डॉट n2 क्या होगा, पहले तो वही लिख लो, है ना। n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, ये बराबर होगा मॉडुलस ऑफ n1 मॉडुलस ऑफ n2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। ये जो है आ जाएगा अपना कॉस थीटा, ठीक है। नोट करें, ये जो लिखना चाहें इसमें लिख लें, बाकी फिर वहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो n1 डॉट n2 0 हो जाएगा, ठीक है। और पैरेलल हैं तो n1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2 लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखें, लिखो, अब मैं यहां से दो केस बना रहा हूं। केस फर्स्ट, इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, यदि प्लेन्स जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब क्या हो जाएगा, n1 डॉट n2 जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। केस सेकंड, प्लेन्स जो है पैरेलल है। तो प्लेन्स यदि पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेन्स अगर पैरेलल होंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा 0, है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो जो नॉर्मल्स होंगे वो भी पैरेलल होंगे, यानी नॉर्मल वेक्टर पैरेलल होंगे, यानी कि नॉर्मल वेक्टर पैरेलल होंगे, समझो। तो जो n1 है वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा n2 वेक्टर के। तो यानी कि हो जाएगा n1 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स n2। तो ये जो है आप नोट कर लें, दिस इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स।
नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है वो देखो। ये तुमने वेक्टर फॉर्म देखा, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है कि कंसिडर टू प्लेन्स ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप a डैश एक्स ले लें या a1 एक्स ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट प्लेन्स हैं, तो इनके बीच एंगल क्या होगा। मान लो कि ये एक प्लेन है और एक इस तरह से ले लो कि कोई दो प्लेन है, इनके बीच एंगल अगर वो ऐसा कह रहा है आपसे कि ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म इफ इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर, ठीक है, कुछ इस तरह से दे रखी है, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 एंड a डैश ही ले लेता हूँ, a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड, ठीक है ना, प्लस डी डैश इक्वल्स टू 0। ये दो अलग अलग प्लेन्स की इक्वेशन है, तो इनके बीच बनने वाला एंगल जो cos थीटा बराबर होगा a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर, ये आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, समझ गए। और प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ, ऑब्वियस ही बात है भाई, प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ से ना पता लग जाएगा, थीटा 90 रखोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बराबर 0 हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं। थीटा, पहला केस क्या है, थीटा 90 डिग्री का मतलब, तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बराबर 0, यानी कि प्लेन्स परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है। प्लेन्स पैरेलल, थीटा 0 पे कितना हो जाएगा, a अपॉन ए डैश बराबर b अपॉन बी डैश बराबर c अपॉन सी डैश। तो ये जो है वो किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला जो है, एक छोटा सा नोट डाल के आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, कि प्लेन्स पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, है ना। अगर कभी गिवन प्लेन के पैरेलल जो है प्लेन्स लिखने हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इज क्या हो सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इस प्लेन के पैरेलल, इज टू बी फाउंड बाय अदर गिवन कंडीशन। ये जो प्लेन की इक्वेशन ये वाली होगी, ठीक है, ये आप किसी एक जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो कोई सिंपल से ऐसा अपने लाइन में याद होगा, लाइन में क्या करते थे कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन की पैरेलल तो स्लोप इक्वल होते थे। तो यहाँ पर जो है ना, इन कोफिशिएंट जो होंगे एक्स वाई जेड के ये सेम होंगे, तो डी को आप डी डैश से रिप्लेस करो, कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा, और एक क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी उसकी हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, नोट करें। जब हम क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन लेके बताऊँगा। हाँ भाई, अगला कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एंगल, उसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस है ये, जो भी हमने कार्टेशियन फॉर्म वाला देखा,
भाई प्लेन्स की इक्वेशन मान लो, तो प्लेन P1 की इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 9। अनदर प्लेन P2 कितना दे रखा है, P2 दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 15। ये दो प्लेन्स दे रखे हैं। एंगल, लेट द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज थीटा, लेट द एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज थीटा। ठीक है, तो उस केस में पहले तो हम यहाँ से लिख लें ए बी सी कितना दे रखा है, a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 1 है और c इक्वल्स टू 2 है। a डैश 2 है, b डैश माइनस 1 है और c डैश जो है वो 1 है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा वो देखो, cos थीटा बराबर हो जाएगा a डैश। ठीक है, a डैश यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1, ये जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है ना, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 6 हो जाएगा ये इंटू अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/2, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद का जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज के लेक्चर में हमने जो स्टडी किया वो पढ़ा हमने प्लेन्स की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक, तो उस पर बेस्ड और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।